गुरु ज्ञान 3 आज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आज मैं आपको सिखाने वाला हूं? प्रैक्टिकल पेपर्स। प्रैक्टिकल पेपर्स का रिवीजन कैसे करते हैं, क्योंकि अब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब आपके एग्जाम्स के दिन बहुत करीब है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग किस तरीके से रिवीजन को अप्रोच करें। आज मैं प्रैक्टिकल पेपर्स की चर्चा करूंगा। किसी दिन मैं आपको थ्योरी पेपर्स के बारे में भी बताऊंगा, हाउ टू अप्रोच रिवीजन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मेरी बात सुनना। अगर ये फॉलो करोगे, आई एम 100% श्योर यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, you will be lot more confident than what you are, and you will be able to cover everything which is required for exam। तीन चीज बोला मैंने, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम बहुत बचेगा और सब कुछ कवरेज होगा। अगर ये तीन चीज हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। देखो, जब भी आप प्रैक्टिकल पेपर्स को रिवाइज करने बैठते हो ना, मैं प्रैक्टिकल पेपर्स में किसको कंसीडर करता हूं? एडवांस अकाउंट्स, डायरेक्ट टैक्स, आईडीटी नहीं, डायरेक्ट टैक्स इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल, कॉस्ट, एफएम। ये जो चार पेपर जब आप रिवीजन करने बैठते हो ना, इनके रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले जब भी आप इन सब्जेक्ट्स को रिवीजन करने बैठो ना, आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। जो सब्जेक्ट आप रिवीजन करने बैठे हो, उस सब्जेक्ट के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। मतलब बिफोर यू स्टार्ट, एक दिन पहले आप घंटा भर लो और ये काम सबसे पहले करो बिफोर यू आर स्टार्टिंग योर रिवीजन। क्या काम करना है सर? आप उस सब्जेक्ट के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक, वीक सेक्शंस, कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन से सेक्शंस आपके वीक है, और एक स्ट्रॉन्ग सेक्शंस। ये ना हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, हर बच्चे को अलग अलग चैप्टर्स स्ट्रेंथ और वीकनेस में हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जो मेजॉरिटी बच्चों का होता है, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूं, एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट की ही बात करूं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कैसे ये करते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे किसी भी बच्चे को, सर बाईबैक कैसा लगता है, तो वो बोलेगा, यार बाईबैक तो ऐसा चैप्टर है, मैं अभी चाहूं तो तू क्वेश्चन दे दे, मैं अभी के अभी बना दूंगा। तुम पूछोगे इन्वेस्टमेंट कैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट भी मेरे से बन जाएगा, मेरे को ज्यादा इश्यू नहीं होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, यार बहुत दिन पहले पढ़ा था, एक बार रिवीजन करके क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, बिना रिवीजन के नहीं होगा। कैश फ्लो कैसा है, यार कुछ नहीं, अगर 10 मिनट मैंने देख लिया ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और एक बार तो मैं बना दूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे करके आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को इन दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, इन दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिवीजन में रियल टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आपको पता रहेगा किस चीज को कितना टाइम देना है। अगर आप हर चैप्टर को इक्वली टाइम दे रहे हो रिवीजन के समय, तो यू आर कहीं ना कहीं वेस्टिंग योर टाइम, यू आर कहीं ना कहीं अंडरमाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टफ चैप्टर्स एंड ओवर एग्जैजरेटिंग द मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द इजी चैप्टर्स। तो सारे चैप्टर में हम इक्वल टाइम देके रिवीजन नहीं करेंगे, मेरे को पहले समझना पड़ेगा मेरा क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है ना, स्ट्रॉन्ग सेक्शंस, उनमें रिवीजन का टाइम कम डिवोट करो, लेस एंड लेस रिवीजन। यानी क्या करना है, अगर मान लो बाईबैक का क्वेश्चन बनाना है, हो सकता है तुम 2 मिनट बाईबैक के बारे में सोचो, सोचने के बाद सीधा क्वेश्चंस में मूव कर जाओ, या फिर एक बार समरी बुक खोला, एक बार सर का जो नोट्स है वो घुमाया, बाईबैक में ऐसा ऐसा था, अब सर क्वेश्चन दीजिए, हम बना देंगे। कैश फ्लो में एक बार नोट्स पलटाया, मतलब आधी घंटा से ज्यादा का रिवीजन नहीं, आधी घंटे में एक बार नोट्स पलटाया, सीधा क्वेश्चंस में मूव कर गया। अगर क्वेश्चन सही सही बन रहा है तब तो कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन में कहीं गलती कर रहा हूं तो उस वाले पोर्शन को वापस एक बार चेक करूंगा, ये गलती मेरे से कैसे हुई, क्या एक्चुअल होना चाहिए और मैंने क्या गलती की है, बस उतना रिवीजन में वापस कर लूंगा। तो यहां रिवीजन लेस होगा, प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यूड रहेगी, प्रैक्टिस आपकी रेगुलर इंटरवल्स पे रहेगी। इससे ये चैप्टर्स अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे, आपको ज्यादा इनर प्रेशर देने का जरूरत नहीं है। और जो वीक सेक्शंस है आपके, उनमें आपको रिवीजन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, रिवीजन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, एंड इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है साइमल्टेनियसली। यानी आप क्या करोगे, से फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है अमलगमेशन, आपको लगता है यार इसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है,
तो आप क्या करोगे, अमल कमीशन का आपने सबसे पहले स्टार्ट किया, समरी बुक उठाया, आपने परचेज कंसिडरेशन का रिवीजन किया। अब परचेज कंसिडरेशन के सर के बुक में कौन से 2 अच्छे क्वेश्चन है, वो 2 अच्छे क्वेश्चन मैं अभी बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं गया अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, मैंने परचेज मेथड का रिवीजन किया। परचेज मेथड के 2 अच्छे क्वेश्चन मैं इमीडिएटली बनाऊंगा। यानी इनमें थोड़ा टाइम देना है। एक दिन में पूरा रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। एक दिन में मान लो 5 टॉपिक है तो 5 में से 2 या 3 टॉपिक मैंने किए, उनके 2-2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। फिर नेक्स्ट डे वापस बचे हुए 2 टॉपिक किए, उसके क्वेश्चंस करके कंप्लीट किए। एक बार आपका वो टॉपिक प्रॉपर थोड़ा टाइम देके रिवीजन हो गया, तो फिर उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर इंटरवल्स में प्रैक्टिस मत छोड़िए। हर तीसरे चौथे दिन में एक अमलगमेशन का क्वेश्चन देखते चले जाइए, आपको अमलगमेशन फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो ना, तो डिवोट मोर टाइम ऑन द वीक सेक्शन, डिवोट लेस टाइम ऑन द स्ट्रॉन्ग सेक्शन। उसको बैलेंस करके चलोगे ना, तो सबसे कम टाइम में आपका काम हो जाएगा। नंबर 2, जो वीक टॉपिक्स है वो स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ेंगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड नंबर 3, कहां जहां टाइम देना चाहिए वहां एक्चुअल टाइम आप डिवोट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब सर मान लीजिए हमने अमलगमेशन एक बार रिवाइज कर लिया, तो आगे जाकर क्या बार बार रिवीजन करने का जरूरत है? अगर कोई एक आध ऐसा पॉइंट है जो तुमको लगता है तुमसे गलती होगी, तुम बिना देखे जाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे। जैसे हो सकता है वेंडर कंपनी का बुक्स का सर मेरे को स्टेप देखना ही पड़ेगा, वैसे पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखो। तो मैं जब भी अमलगमेशन की प्रैक्टिस करूंगा या अमलगमेशन रिवीजन करूंगा, मैं वेंडर कंपनी का जो बुक्स वाला स्टेप्स है वो रिवाइज करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस बना सकता हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग वीक पोर्शंस है उनको आपने अच्छी तरीके से कर लिया, हाईलाइट कर लिए कौन कौन से पॉइंट अभी भी है जिनको कंसीडरेशन थोड़ा देना है, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसके बाद उसका उसी तरीके से प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते गए, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते गए। अगर आप ये कर सकते हो तो यही बेस्ट तरीका है क्या करने का, आपका प्रैक्टिकल पेपर्स को रिवाइज करने का। इसके साथ साथ एक चीज जो ध्यान रखनी है, इंक्रीज योर कवरेज ऑफ क्वेश्चंस, इंक्रीज योर कवरेज ऑफ क्वेश्चंस। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे ज्यादातर मैं देखा हूं वो 2 3 4 बार रिवीजन करने पर फोकस करते हैं। अकाउंट्स मेरा 6 बार रिवीजन हो गया, टैक्स मेरा 4 बार रिवीजन हो गया। वो रिवीजन का नंबर ऑफ टाइम्स पर बात करके बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बट रियल कॉन्फिडेंस आता है जब आप नए नए वैरायटी के क्वेश्चंस बनाते हो। जितना ज्यादा आपका कवरेज ऑफ क्वेश्चंस होगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो देखा दिखाया आएगा। जितना ज्यादा देखा दिखाया क्वेश्चन आएगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा उस पेपर में। तो जैसे ही एक बार आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, फिर आपका फोकस रहना चाहिए अब जो इंस्टीट्यूट के नए क्वेश्चंस हैं मैं उनको सॉल्व करूंगा। मेरे टर्म की आरटीपी, मेरे टर्म के एमटीपी, इनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो दैट लेटेस्ट जितना क्वेश्चन आया है मैंने सबको एक बार देख रखा है। अब एग्जाम में जो आएगा वो मेरा देखा दिखाया आएगा। ये है तरीका प्रैक्टिकल पेपर्स को रिवाइज करने का। ये तरीका फॉलो करने की कोशिश कीजिए। लो टाइम, मतलब टाइम कम लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कवरेज ज्यादा से ज्यादा होगा, तो तुमको एग्जाम देते समय कभी डर नहीं लगेगा। बोलिए, क्या मेरी बात आप सबको क्लियर है? आप कोई भी नया सब्जेक्ट रिवाइज करने में बैठो, चाहे कॉस्ट हो चाहे एफएम हो, प्लीज फॉलो दिस टेक्निक। गिव योर 1 hour टू प्रॉपरली एनालाइज द सब्जेक्ट एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। तुम देखोगे वो 1 घंटा तुम्हारे हो सकता है 10 12 15 घंटे 2 3 4 दिन बचा दे, एंड देयर आफ्टर यू विल फील कि अब मैं रिवीजन फटाफट फटाफट कर पा रहा हूं। थ्योरी पेपर्स को कैसे अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं? थ्योरी पेपर्स का रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, कितनी बार रिवाइज करें, रिटन प्रैक्टिस करें या नहीं करें, मॉक टेस्ट दे या नहीं दे, ये बच्चों के मन में बहुत डाउट्स रहते हैं। क्यों पता है? थ्योरी पेपर्स ना बहुत हद तक आप देखोगे मैक्सिमम बच्चे नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं अपने सीए इंटर की प्रिपरेशन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं थ्योरी पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। थ्योरी पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, जब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आने लग जाएगी ना, अपने आप देखोगे कि आपका पढ़ाई का जो तरीका है ना, जो चीजों को देखने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। मैं एक मार्कशीट आपको दिखा रहा हूं, मार्कशीट सीए इंटर की मार्कशीट है। हाँ, एक बच्चे की है, मेरे ही स्टूडेंट की है, मेरे बहुत क्लोज है वो, उसकी मार्कशीट दिखा रहा हूं। अकाउंट्स 100, लॉ बाद में लिखूंगा
टैक्स 71, कॉस्ट 92, एडवांस अकाउंट्स 79, ऑडिट 50 नहीं 61, EIS SM या ITSM बोलते थे उस टाइम पर 58। ये बच्चे का प्रैक्टिकल पेपर्स का मार्क्स देखोगे ना, अकाउंट्स में 100, टैक्स में 71, कॉस्ट में 92, एडवांस अकाउंट्स में 79। सर एफएम, उस समय कॉस्ट एफएम एक सिंगल पेपर हुआ करता था। लॉ में इस बच्चे के आए थे 42। ये बच्चा आपके सामने ही बैठा है, जो आज भी सिर्फ 16 का है, बस 16 दो बार हो गए उसके, 32 इयर्स का हो गया वो, नहीं तो ही इज स्वीट 16 नाउ। ये अविनाश संचेती, यानी ये मेरी मार्कशीट है। मैंने इंटर लेवल में 503 स्कोर किया था आउट ऑफ 700। हमारे टाइम में 700 का इंटर होता था, 503 आउट ऑफ 700। मैं 10 मार्क्स से रैंक मिस किया था, मैंने 10 मार्क्स से रैंक मिस किया था। और पता है, अगर सच्ची बताऊं तो मेरी रैंक में चूक कहां हुई? अगर मेरे प्रैक्टिकल पेपर्स के मार्क्स देखोगे ना, उस टर्म के ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 से ज्यादा थे। मेरी चूक हुई इन थ्योरी पेपर्स में। इन थ्योरी पेपर्स में जहां मेरे को लॉ में 42 मिला, जहां एग्जाम्शन आना चाहिए था, आपको मार्क्स उठाने चाहिए थे, अगर मैं यहां एग्जाम्शन उठा लेता तो आज मैं अपने जो भी मेरा रेज्यूमे है उसमें मैं एक रैंक और जोड़ सकता था, जो रैंक मैं नहीं जोड़ पाया। और पता है, अगर मेरी ही फाइनल की मार्कशीट देखोगे ना, फाइनल की मार्कशीट सारे सब्जेक्ट में 70 थे। जैसे एफआर में 75 कुछ था, एएफएम में 82 था, और आपका ऑडिट के पेपर में मेरा 52 था, फिर डीटी के पेपर में मेरा 70s में कुछ था, आईडीटी के पेपर में भी मेरा 70s में कुछ था, कॉस्ट के पेपर में भी मेरा 70s में कुछ था, इसका के पेपर में भी मेरा 70s में कुछ था, मतलब 70s है। आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल मार्क्स। आई गॉट 566 आउट ऑफ 800 एंड आई वाज ऑल इंडिया रैंक 3। ऑल इंडिया रैंक 3 क्यों हो पाया पता है? आप देखो, मेरे सारे सब्जेक्ट में कंसिस्टेंट मार्क्स है, सारे सब्जेक्ट में। इसका भी एक थ्योरी पेपर होता है, उसमें कंसिस्टेंट। सीए फाइनल ऑडिट लेवल पर मार्क्स उठाना खुद में टफ होता है। मेरे टर्म का रैंक 1 का शायद 55 या कुछ था, रैंक 2 का 49 48 था, मेरा 52 था। तो उस समय ऑडिट में मार्क्स हमें नहीं दिए थे, तो चलो ऑडिट के मार्क्स कमेंसुरेट हो गए थे, जो मैंने एएफएम में मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर लिए थे। क्योंकि मेरे हर पेपर में 70s में मार्क्स थे, आई वाज ऑल इंडिया रैंक 3 एट सीए फाइनल लेवल। थ्योरी पेपर की इंपॉर्टेंस ये है, प्रैक्टिकल पेपर आपको हेल्प करते हैं मार्क्स एलिवेट करने के लिए, बट वो जो एक एक्स्ट्रा माइल चाहिए ना, एक एक्स्ट्रा एज चाहिए ना, जो आपको रैंक होल्डर बनाए, जो आपको अच्छे मार्क्स से पास कराए, उसके लिए थ्योरी पेपर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा अगर रैंक टारगेट कर रहा है, रिमेंबर थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज प्रैक्टिकल। अगर आप दोनों को इक्वल एफर्ट्स के साथ पढ़ाई करोगे, मैं तो बोलता हूं लास्ट जब 2 महीने के रिवीजन की बात आती है ना, थ्योरी इज टू बी मोर, मतलब ज्यादा टाइम डिवोटेड देन प्रैक्टिकल, बिकॉज प्रैक्टिकल में तो आपने अभी तक टाइम ही टाइम डिवोट किया है, क्लासेस में भी टाइम डिवोट किया है, होमवर्क्स भी आपने बनाए हैं, एक रिविजन भी आपने कर लिया, और अब लास्ट 2 महीने में भी अगर आप प्रैक्टिकल में ही लगे रहे और थ्योरी को आपने नहीं देखा, नेग्लेक्ट कर दिया, तो आई एम 100% श्योर आपके अच्छे मार्क्स आते हुए भी आप रैंक होल्डर नहीं बन पाओगे। तो थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन एट इंटर एंड फाइनल लेवल। एनी स्टूडेंट हु वांट टू स्कोर गुड हैज टू हैव गुड मार्क्स इन थ्योरी। सो सर, थ्योरी को पढ़ना कैसे, अप्रोच कैसे करना है? सर समझ में नहीं आता सर, बुक खोलते हैं नींद आ जाता है, उसके बाद सर पढ़ाई का पूरा रिदम बिगड़ जाता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर आपका थ्योरी में अप्रोच, थ्योरी का अप्रोच सिर्फ बहुत सिंपल है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। थ्योरी का अप्रोच है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखो, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी पढ़ना एक्साइट करता है। मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिकल से ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, थ्योरी में थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा जगह है जहां पर इंटरेस्ट हमारा थोड़ा कम है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल थ्योरी में स्लो एंड स्टडी चले। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, से फॉर एग्जांपल आपका लॉ का रिवीजन हो गया, अभी आप ऑडिट और एसएम का रिवीजन करना चाहते हो, आप डेली फॉर द नेक्स्ट 30 डेज ऑडिट 2 आवर्स डेली। नॉर्मली आप क्या करते हैं, मैं 10 दिन ऑडिट को टाइम दूंगा, 6 घंटा रोज ऑडिट पढ़ूंगा, 60 आवर्स ऑफ ऑडिट में मेरा ऑडिट का पहला रिवीजन, सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं आप इस 6 घंटे डेली को 2 आवर्स डेली में डाल दीजिए।
एंड 2 hours फॉर द नेक्स्ट 30 days। मैं हर दिन पढ़ूंगा 4 पेज, 5 पेज, एक ऐसे, 2 ऐसे, बट मैं रेगुलर रहूंगा, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैं स्पेस को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप एसएम पढ़ रहे हो तो 1 to 1.5 hour डेली, 1 to 1.5 hour डेली फॉर द नेक्स्ट 30 days में एसएम पढ़ूंगा। ये 3 साढ़े 3 घंटे यहां चले गए। इसके बाद रिमेनिंग टाइम प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस, जो बचा हुआ थ्योरी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, उसकी प्रैक्टिस में जाएगा। बट आप ये रेगुलर बेसिस पे छोटा छोटा आवर्स अगर थ्योरी को डिवोट करोगे, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट से आपका थ्योरी पेपर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड एक बार मार्च में आपका ऑडिट का एक बहुत अच्छा रीडिंग कंप्लीट हो गया, रिवीजन कंप्लीट हो गया, अप्रैल में आपको क्या करना है, 1 hour ऑडिट राइटिंग डेली। 1 hour ऑडिट राइटिंग डेली। मैं ऑडिट को छोड़ूंगा नहीं, जैसे अभी भी मैंने बोला मार्च में लॉ को छोड़ेंगे नहीं, लॉ का रिटन प्रैक्टिस चलता रहेगा। हर दिन मैं 2 क्वेश्चन लॉ के रिटन प्रैक्टिस करूंगा। सर कहां से करें? कुछ नहीं, पीवाईक्यू निकाल लो। अब पीवाईक्यू निकाल लिया, से फॉर एग्जांपल जैन 26 का, अगर आपको लगता है जैन वाला मई में थोड़ी रिपीट होगा, चलो ठीक है, बट इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है तो भी ठीक है। आप एक काम करो ना, आगे से उठाओ, जैन 25 से उठाओ। जैन 25 का पेपर उठाया, आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा। 1 में ए बी सी है, आज मैं क्वेश्चन 1 लिखूंगा। ऐसे 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन में हो गया। फिर नेक्स्ट 6 दिन में पेपर चेंज करो। ऐसे करके रेगुलर बेसिस पे एक एक या दो दो क्वेश्चन आप लिखकर अपनी रिटन प्रैक्टिस पर फोकस करो। जितना ज्यादा आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका रिवीजन स्ट्रांग होगा और आपको पता चलेगा मुझे एग्जाम में किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1A 1B देखा, आता है, पता है इससे चीज है, मैंने लिखा, लिख के आंसर चेक कर लिया, ठीक है। हो सकता है 1C मेरे को याद नहीं आ रहा है यार ये क्या था, तो मैं क्या करूंगा, वो 1C जो क्वेश्चन है उसका जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो जाके पहले रिवाइज करूंगा, रिवाइज करने के बाद लिखूंगा। तो जो मेरी ग्रे एरियाज है वो भी मेरे को पता चलेगी, एंड साथ साथ मेरा रिटन प्रैक्टिस करने से मेरे को ये भी पता चलेगा मुझे क्या एग्जाम में प्रेजेंट करना है। अप्रैल में ऑडिट 1 घंटा रिटन प्रैक्टिस होगा। जैसे मैंने बोला पास्ट एग्जाम क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जैन 25 पेपर, आज क्वेश्चन 1 और 2 लिखूंगा, कल क्वेश्चन 3 और 4 लिखूंगा, फिर 5 और 6 लिखूंगा। ये हो गया, फिर नेक्स्ट पेपर में मूव करूंगा। सेम फॉर एसएम, 1 hour एसएम डेली प्रैक्टिस। अगर आप अभी से लेकर लास्ट डेट तक, अप्रैल एंड तक रोज ऑडिट पढ़ोगे, रोज ऑडिट को देखोगे, आई एम 100% श्योर कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऐसा होगा कि ऑडिट के वर्ड्स, ऑडिट के फ्रेजेस, ऑडिट की इंपॉर्टेंट चीजें आपके माइंड में बैठ जाएगी और आप एग्जाम में उसको निकाल पाओगे। तो रेदर देन गिविंग 6 hours, 8 hours, 10 hours a day थ्रू अ थ्योरी सब्जेक्ट, ग्रेजुअली थोड़ा 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 करके आगे बढ़ो, बट रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। देखो आपका सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, ये थ्योरी सब्जेक्ट हमेशा सुबह उठ के सबसे पहले आपको उठाने चाहिए। आपने 2 घंटा ऑडिट अच्छे से पढ़ लिया सुबह फ्रेश माइंड से, फिर आप क्या करो, 1 घंटा एडवांस अकाउंट्स या कॉस्ट या एफएम की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद वापस सब्जेक्ट स्विच करके नेक्स्ट सब्जेक्ट के रिवीजन में चले जाओ। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो तो थ्योरी इज वेरी गुड। अगर कोई बच्चा इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करता है थ्योरी पेपर्स की, आई एम 100% श्योर ही और शी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर द थ्योरी पेपर्स। तो थ्योरी पेपर्स आर इंपॉर्टेंट। अगर रैंक लाना है या अच्छा मार्क्स लाना है तो थ्योरी पेपर्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, दे आर टू बी सीन एट पार टू प्रैक्टिकल पेपर्स। नंबर 3, थ्योरी पेपर्स में लॉन्ग आवर्स नहीं देके शॉर्ट आवर्स बट लॉन्ग पीरियड के लिए देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा रिटन प्रैक्टिस जरूरी है, एंड मॉक टेस्ट इज वेरी इसेंशियल। आप ये करके देखो फॉर नेक्स्ट 7 days, you'll say me कि हाँ सर इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप थोड़ा थ्योरी पढ़ने में समझ में भी आ रहा है कि क्या एक्चुअली है। आप 6 घंटा एक दिन पढ़ तो लेते हो, नेक्स्ट दिन वापस कॉपी खोलते हो तो कुछ याद नहीं आता, क्योंकि आपने इतना ज्यादा भर लिया है माथे में कि आपका दिमाग अब बता ही नहीं पा रहा है कि इस चीज का आंसर क्या होना चाहिए। तो रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट शॉर्ट पोर्शन बट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 days 30 days विल हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस इन अ सब्जेक्ट। क्या क्लियर है सारे बच्चों को?